हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है टीजीटी का, जो मुझे लगा कि हमें कर लेना चाहिए। सोशल स्टडीज़ का है ना, टीजीटी का है, तो मुझे लगा कि हमें इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए। और अभी हमारे एग्ज़ाम में कुछ दिन और बाकी है, तो जितने भी दिन बाकी है तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। और मैं आपको वैसे भी प्रैक्टिस सेट करा ही रही हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, साथ ही साथ हम एक जीएस का भी एलटी ग्रेड के लिए से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, है ना। तो करंट में 2 प्रैक्टिस सेट आपके वैसे ही चल रहे हैं, और आज मैं आपके लिए ये वाला ले आई हूँ ताकि ये भी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सकते हो, टीजीटी सामाजिक विज्ञान का आपका टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट हैं आपके, आई थिंक शायद 15 के आसपास। एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप समझ सकते हो, टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है तो इसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, पॉलिटी भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको ज्योग्राफी भी मिलेगी और आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। तो एक प्रैक्टिस सेट में हम 4 सब्जेक्ट करेंगे। तो जिसका जिसका भी जो सब्जेक्ट है वो सब कर सकते हैं। तो आपको टोटल प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है या सिर्फ खाली ज्योग्राफी का है। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे टीजीटी का पेपर आता है तो उसमें जैसे हमारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं ना, तो हमें 2 पार्ट करने होते हैं, 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, एकदम वैसे ही है। तो प्रैक्टिस सेट है, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो आधा आधा कराने का कोई मतलब नहीं हो। 10 प्रैक्टिस सेट है तो 10 दिन तो ये ले ही लेगा। तो अगर मैं 2-2 करके कराऊंगी तो 20 दिन तो है नहीं अब हमारे पास। तो इसलिए हमें 10 दिन में ही इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करना है, यानी 10 प्रैक्टिस सेट हम 10 दिन में लगाएंगे। तो क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी। जिसका जो सब्जेक्ट है वो वहाँ से देख सकता है, और अगर आप देखना चाहें तो आप चारों सब्जेक्ट भी लगा सकते हो। तो जिस हिसाब से पेपर दिया होता है वैसे ही ये पूरा दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट ये देख सकते हो आप। तो ऐसे ही हमारा एग्जाम में आता है ना, आपको पता ही है, भाग 1 पार्ट फर्स्ट जो आता है उस तरह से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। और मैं थोड़ा सा फीडबैक और चाहती हूँ, आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताया करिए। और आपको और किस बुक की नीड है, या आप और क्या चाहते हैं मुझसे कि है ना मैं और कौन सा आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे पास होगा, मैं प्रोवाइड करा पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जो चीज़ें मेरे पास नहीं होती हैं और अगर आप पूछते हो तो मैं साफ साफ आपको बता देती हूँ। टाल मटोल का कोई नहीं है, कोई आपको धोखे में रखने वाली चीज़ नहीं है। तो मेरे पास जो भी मटेरियल होता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आज हम अपना ये वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो जिसमें आप देख सकते हो, पहले टीजीटी का जैसा पेपर आता है ना उस तरीके से है, तो हमारे एलटी ग्रेड के लिए यूज़फुल है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी जीआईसी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो पढ़ते रहिए। और बहुत जल्दी न्यू श्रृंखला भी शुरू हो रही है आपकी जीआईसी के लिए। तो मैं उसमें भी आपको जीआईसी के लिए मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सब्जेक्ट शुरू कर रही हूँ, और वो उसकी भी क्लासेस आपको बहुत जल्दी ही मिलने लग जाएंगी। तो वो भी आप आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि अभी इसकी डेट नहीं आई है, इसलिए उसमें अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो टीचिंग एग्ज़ाम में अगर आप फोकस्ड हैं तो आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स के पीछे ज़्यादा पड़ी हुई हूँ और तैयारी खुद भी कर रही हूँ, तो इसलिए उसके पीछे भी पड़ी हुई हूँ। तो मैं भी वो जो भी मुझे प्रोवाइड होता है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड हो पाता है, वो मैं आपको तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए लगा लेते हैं। बातें बहुत हो गई हैं, बहुत हमने अपना समय वो है ना बातों में बिता लिया। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा, तो जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपनी बारी की वेट करिएगा। और पहला पार्ट जो है वो मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का है, तो पहले ज्योग्राफी वालों का नंबर आ गया भैया, खुश हो जाओ। और उसके बाद मेरे हिसाब से हिस्ट्री आएगी शायद से, देखते क्या आएगा, देखते जिस हिसाब से हमारा पेपर में आता है ना उस हिसाब से आएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है निर्देश, जैसा पेपर आता है एकदम वैसे ही है, तो हम वैसे ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो भाग 1 में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओएमआर उत्तर पत्रक के प्रथम भाग में चुने गए 2 विषयों में से किसी एक विषय के प्रश्न का उत्तर भरना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ही आंसर करना होता है। तो चलिए हम तो फिलहाल सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? अमेठी, अमरोहा, अलीगढ़ या आजमगढ़? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा आजमगढ़ का। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था, इन ऑप्शंस में थे। ठीक है, नेक्स्ट है काकड़ाओ प्राचीन नाम था। तो काकड़ाओ प्राचीन नाम किसका था? तो काकड़ाओ प्राचीन नाम था सांची का। सांची को जो है पहले काकड़ाओ नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र है आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र है आपका निजी क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व और कुछ क्षेत्रों के लिए विशिष्ट दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दी है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और थुंगन समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति और उसके बाद आएगी थुंगन समिति। अब ये आया कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति जो है, पहले नंबर 2 है ना, तो बलवंत राय मेहता समिति आपकी आई थी 1957 में, यानी 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई, एक सेकेंड, उसके बाद अशोक, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ मैं, तो बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में। ठीक है, डॉक्टर एम.एल. सिंघवी समिति आई थी 1986 में और थुंगन समिति आई थी आपकी 1988 में। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये 2, 1, 3, 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि इस भाग में 4 खंड हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। अभ्यर्थी इन 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों के ही उत्तर भरे। तो भैया जिनके 2 हैं वो 2 वाले क्वेश्चन देख लेंगे, और जिनके 2 नहीं है वो थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हो, और जब आपका टर्न आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहला भाग खंड हम करने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है वो आपकी संबंधित है यमुना बेसिन से। ठीक है, तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है वो यमुना बेसिन से संबंधित है, और इसके अंतर्गत चंबल पर 3 प्रमुख बांध भी बने हुए हैं। ठीक है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में बना हुआ है, और जवाहर सागर बांध आपका राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, चंबल पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं। पहला है आपका गांधी सागर, ठीक है, जो आपका एमपी में बना हुआ है। दूसरा है आपका राणा प्रताप, ठीक है, जो आपका कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में बना हुआ है। तीसरा है आपका जवाहर सागर, मुझे लगता है ये पेन मुझे चेंज कर देना चाहिए, आपको शायद नहीं दिख रहा है ठीक से ना, ये भी आपका राजस्थान में, मैं को कलर चेंज कर देती हूँ, राजस्थान में है। ठीक है, ये पर्पल थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा, रेड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका राजस्थान में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर यमुना बेसिन से है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि भारत में जो ट्यूबवेल है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, और टपक सिंचाई विधि एक ऐसी पद्धति है जिसने जल को, अच्छा यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने की कोई मतलब नहीं बनता, चलो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो विनोबा भावे के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यहाँ मैं बता देती हूँ, ये विनोबा भावे के द्वारा 1951 में शुरू किया गया था, और ये प्रथम यानी कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी आपको मैंने जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो पहली जूट मिल आपकी रिसड़ा में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल कोलकाता के समीप, कहाँ पर? कोलकाता के समीप रिसड़ा में आपकी स्थापित की गई थी।
कोलकाता के निकट रिसड़ा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है और वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जूट और जूट कपड़ा उत्पादन करने वाला देश है तथा बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है। भारत के शीर्ष जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं आपको पता है? तो पहला है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है आपका असम और चौथा है आपका, बस 3 बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहला है पश्चिम बंगाल जिसमें 80% लगभग होता है, बिहार में आपका 10%, 10-11% और असम में आपका 7-8% के आसपास होता है। और ये 2023-24 की समीक्षा के हिसाब से बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है, एक टिन स्टील के उत्पादन के लिए सामान्यतः कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी 10 किलोग्राम मैग्नीज की, ठीक है। तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की ज़रूरत होती है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और मैग्नीज का जो उपयोग है वो हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने जैसी कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रक का मुख्य उत्पादक कौन सा देश है? तो अब्रक का मुख्य उत्पादक देश है आपका चीन, ठीक है, इसमें से चीन है, ठीक है। चीन में आपका 27.87% जो है ये अब्रक उत्पादन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अमेरिका की यानी कि यूएसए की, तो वहाँ पर आपका 13.77% अब्रक का उत्पादन होता है। अगर हम बात करते हैं चलो छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टिहरी बांध संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध किस संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के नीचे कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है भागीरथी और भिलंगना के बाढ़ के जल का संग्रह करना, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। इस परियोजना का सबसे बड़ा जो लाभ है, भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति करना है। क्या प्राप्त करना है? जल विद्युत की प्राप्ति करना है, ठीक है। इस परियोजना के निर्माण हेतु रूस से तकनीकी और वित्तीय सहायता ली जा रही है। कहाँ से ली जा रही है? रूस से ली जा रही है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध का मुख्य कारण है इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति और पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिमालय के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरतम है? तो इसका है भाबर। हिमालय के दक्षिण में भाबर उत्तरतम है। हिमालय के दक्षिण में उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं यानी उत्तर से नॉर्थ से साउथ आएंगे तो सबसे पहले हमको भाबर पड़ेगा, फिर तराई पड़ेगा, फिर भांगर पड़ेगा, फिर बांगर पड़ेगा, फिर खादर। तो भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपात के समानांतर फैली है, ठीक है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है और इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। उसके बाद भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं जिसे तराई कहते हैं। और तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1952 में लागू की गई थी, ठीक है, जिसे 1988 में संशोधित भी किया गया, ठीक है। और इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य ये हैं कि देश में 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन लगाना है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता और आनुवंशिक पुल का संरक्षण करना है, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना है और मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना है और बाढ़ और सूखा नियंत्रण करना है। साथ ही साथ निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वन रोपण के द्वारा वन आवरण का विस्तार करना है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग में घरेलू जल की जरूरतों का निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा छप्पर से जल संचयन के द्वारा पूरा किया जाता है? ये किया जाता है लगभग 15 से 25%। तो शिलांग मेघालय में घरेलू जल की जरूरतों का लगभग 15 से 25% तक छप्पर से जल संचयन के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानसून की अवधि प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन थे? तो ये थे आपके अरब। ठीक है, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और मानसूनी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या है? हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो अल मसूदी और अल बखनी ने मानसून के बारे में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और अल बल्खी ने प्रथम जलवायु एटलस प्रकाशित किया था। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया और वाष्पीकरण, संघनन और बादलों के विषय में बताया। अल बरूनी ने भारत की प्रमुख ऋतुओं का विवरण दिया और बताया कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अनुभवात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंबाई के अनुसार निम्नलिखित नदियों का सही अवरोही क्रम है? तो भैया नदियों का अवरोही क्रम हो जाएगा आपका गोदावरी, कृष्णा, यमुना और कावेरी। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबको पता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी हो गई? इसकी लंबाई है लगभग 1465 किलोमीटर और इसका उद्गम जो है वो नासिक महाराष्ट्र की त्र्यंबकक पहाड़ियों से होता है। इसको बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आपकी प्राणहिता आ जाएगी, पूर्णा, प्रवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, इंद्रावती और वारधा आती है। ठीक है, कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग कितनी आती है? 1400 किलोमीटर आती है। ठीक है, यमुना जो है वो गंगा की सहायक है और इनकी लंबाई लगभग 1384 किलोमीटर है। ठीक है, और ये इनका उद्गम जो है वो यमुनोत्री हिमानी से होता है और ये गंगा में यूपी में प्रयागराज में मिल जाती हैं। कावेरी जो है, कावेरी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका हमने हिसाब बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से बेमेल युग्म नदी और उसकी सहायक नदी को पहचानिए। तो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी पार्वती और मोरेन। तो पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक और यमुना की उप सहायक नदी है। ठीक है, मोरेन की नहीं है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मलावा पठार पर स्थित महू के निकट से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है वो गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस पर समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस का मुझे डिस्क्रिप्शन देना है वो मैं देती जा रही हूँ, जिनका नहीं ज़रूरी लगता है उनका नहीं दूंगी। चलिए जलप्रपात और उनकी अवस्थिति को मिला लेते हैं। ठीक है, तो जो दूध सागर जलप्रपात है आपका वो आपको मिल जाएगा गोवा में। बरकाना जलप्रपात आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। खंडाधार जलप्रपात आपको मिल जाएगा उड़ीसा में और पलानी जलप्रपात आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है? तो जयपुर जो है वो आपका उत्तरी मैदान में है। ठीक है, जयपुर भारत के उत्तरी मैदान स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कुमजावंग दर्रा। कुमजावंग दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है आपका। ठीक है, सिक्किम में आपको देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से दर्रे मिल जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमीडीला दर्रा मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको यांग्याप मिल जाएगा, दीफू मिल जाएगा, पांगसाऊ मिल जाएगा, सेला मिल जाएगा और कुमजावंग दर्रा मिल जाएगा। कुमजावंग दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। लद्दाख में आपको क्या मिल जाएगा? अच्छा लद्दाख चलो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में हमको नाथुला मिलेगा, जेलेपला मिल जाएगा, डोंकिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो अबोर के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है आपकी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, मुझे लगता है अगर मैं डिस्क्रिप्शन बताती जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि हमें चारों सब्जेक्ट करने हैं। तो मुझे लगता है मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग भाई? तो मुझे मैसेजेस में ज़रूर बताइएगा ताकि फिर उस हिसाब से अगला प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है मृत घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो मृत घाटी जो है वो आपकी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइन जलमार्ग रोटरडम से निम्नलिखित किस स्थान तक नौकायान योग्य है? तो ये है आपका बेसल, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब नीचे दो कथन दिए हैं। तो अभिकथन कहता है कि चीनी उद्योग की प्रगति मौसमी है और चीनी उद्योग सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। कारण कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिकथन ए और कथन दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो 23 क्वेश्चन है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पेट्रोलियम का। अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? अरेबिका और रोबस्टा आपकी कॉफ़ी की किस्में हैं। कर्तन और दहन कृषि को मध्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? मिल्पा के द्वारा। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये है आपका ए वेबर ने दी है। ठीक है, औद्योगिकरण युग के बाद से डैश भूगोल की एक प्रमुख शाखा रही है। तो ये रही है आपकी क्षेत्रीय भूगोल। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? निवास क्षेत्र और जनजाति को देख लेते हैं। तो इसमें आपका सही सुमेलित है मलाया प्रायद्वीप और शेमांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो येलो पीपल के रूप में मैंगोलाइट्स जाने जाते हैं। ठीक है, येलो पीपल। शुष्क स्थल अधिवास एक ऐसे स्थान पर स्थित मानव अधिवास है जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख ना हो। पुष्पुल कारक संबंधित है। तो पुष्पुल कारक आपका प्रवसन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन मानव जीवन हेतु सामाजिक पर्यावरण की उपयुक्तता का संभवतः सर्वाधिक संवेदनशील सूचक बैरोमीटर है? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट। अनुकूलतम जनसंख्या की गणना में निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पहले नंबर सूत्र का। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जिम्मरमैन और मिचेल का। मत्स्य कृषि सूचक है। तो मत्स्य कृषि आपकी सूचक है संभववाद की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जर्मन विचारधारा के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पेशल, रेडजल, हैटनर और ट्रॉल। नहीं, कौन सा सही होगा? एक मिनट, हाँ यही सही होगा, पेशल, रेडजल, हैटनर और ट्रॉल वाला। ठीक है, बी वाला। विद्वानों के नाम को उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलो सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर जे गॉटमैन जो है वो विश्व नगरी मेगालोपोलिस से संबंधित है। जी के जिफ रैंक साइज रूल से। एम जेफरसन प्रमुख प्राइमेट शहर से और ई बर्गेस सकेंद्री क्षेत्र से। ठीक है, आगे बढ़ो। सामाजिक भूगोल सदैव सामाजिक पक्ष को डैश पक्ष से एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानिक, ठीक है, स्थानिक पक्ष से एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को प्रेयरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेयरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? महासागरीय निक्षेप, ऊज जैविक, लाल मिट्टी अजैविक, टेक्टाइस ब्राह्मणी, कीचड़ ज्वालामुखी, ये सुमेलित नहीं है आपका। चलो अब ज्वार भाटा के उद्गम के बारे में और विद्वानों के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो गतिशील सिद्धांत जो है वो लाप्लास ने दिया, स्थिर तरंग सिद्धांत दिया है आर.ए. हैरिस ने, प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है विलियम वेवल ने, और संतुलन सिद्धांत इक्विलिब्रियम थ्योरी दी है न्यूटन ने। ठीक है, चलो। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो ये होता है 63 फ़ारेनहाइट। ठीक है। मृत सागर डैश के द्वारा निर्मित एक झील है। तो मृत सागर जो है ब्रंश घाटी के द्वारा निर्मित एक झील है। ठीक, नेक्स्ट है,
हरिकेन के नाम से उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में जाना जाता है? तो ये अटलांटिक महासागर में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है? तो 45 क्वेश्चन आपका इसका हो जाएगा शिरोको। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को शिरोको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा औसत वायु दाब प्रदर्शित करता है? तो ये करता है 265 मिलीबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊंची पहाड़ियों पर्वत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत और परिकल्पना को हमें नाम के साथ में मिलाना है। ठीक है, तो चलो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं भाई, सिद्धांत और परिकल्पना को। 40 नंबर 8 क्वेश्चन पे पहुंच गए। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ वरना फिर बहुत टाइम हो जाएगा और हमें चारों करने हैं। ठीक है, तो चलो सिद्धांत और परिकल्पना को मिला लेते हैं। तो यहाँ सिद्धांत, परिकल्पना और नाम। तो चतुष्फलकीय सिद्धांत जो है वो दिया है ग्रीन ने। महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया है? तो ये दिया है वैगनर ने। संवहनीय धारा दी है आपकी होम्स ने, और पर्वत निर्माण दिया है कोबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? तो ये करता है आपका बयान्त करना। ठीक है, बयान्त करना प्रक्रिया का वर्णन जिसके द्वारा ग्लेशियर बर्फ से टूटकर गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में आपकी चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना शामिल है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भूदृश्य ऊंचे समतल क्षेत्रों से बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है पठार। ठीक है, निम्नलिखित में से भूकंपी तरंगों के कौन सा से आयाम उस पदार्थ के घनत्व द्वारा नियंत्रित होती है जिससे होकर वो गुजरती है? तो ये है वेग और दिशा दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई का खिला हुआ सक्रिय ज्वालामुखी डैश में स्थित है? तो ये है आपका मेंटल प्लूम, भूप्रवारा पिच्छक। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समष्टिक संतुलन को प्रभावित करता है? बताओ। तो ये करता है आपका विवर्तनिक गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करिए। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो कृष्ण की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व कृष्ण की ऊपरी परत से अधिक होता है और पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित मोल्टन अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है? तो दुर्बलता मंडल जो है वो पृथ्वी की आपकी मेंटल आंतरिक परत का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे पहुंच गए हम। ऑटो शिम्ड की अंतरतारक धूल परिकल्पना किन वैज्ञानिकों के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है? तो ये आधारित है आपकी कांट और लाप्लास की। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार कराता है तो उसकी तारीख क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है, कब? पश्चिम से पूरब जाने में। नेक्स्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो आपके 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है। ध्रुवीय क्षेत्र आपका 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसौर का नाम दिया जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है सूर्योच्च यानी कि अपसौर। सूर्योच्च यानी कि अपसौर। ठीक है, तो
सूर्योच्च अपसौर का नाम दिया जाता है जब पृथ्वी जो है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मांड के विस्तारण का प्रमाण निम्नलिखित वर्षों में से कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1920 में। ब्रह्मांड के विस्तारण का प्रमाण 1920 में दिया गया था। ठीक है, अब हमें जनजाति और बाहुल्य क्षेत्र को मिलाना है, तो चलो भाई मिलाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो जारवा जनजाति आपको मिल जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, उसके बाद आपको, जो मैं ऐसे क्यों मिला रही हूँ, मैं ऐसे ही मिलाऊंगी, बड़ा करके छोटा क्यों कर दो। ठीक है, तो जारवा जनजाति आपको मिलेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मुंडा जनजाति आपको झारखंड में मिल जाएगी। भील जनजाति आपको राजस्थान में मिलेगी और गद्दी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। राष्ट्रीय नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है केरल में। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, और इसका पृथ्वी प्रणाली से संबंधित शोध और अध्ययनों में मजबूत संबंध भी है। और इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, पृथ्वी प्रणाली गतिशीलता और पृथ्वी विज्ञान अनुप्रयोग। अब हम खंड 2 में चलेंगे, तो भैया जो हिस्ट्री वाले हैं वो आ जाएं। अब हम इतिहास करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहला तो हम लगा ही चुके हैं, तो अब हम दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? बताइए। तो ये थे आपके कावेरी पत्तम और कोड़के। कोड़के और कावेरी पत्तम जो है वो दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे। अब बात करते हैं पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी। पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के अनुसार सिंधु मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के मुहाने तक के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। चोल युगीन बंदरगाह कावेरी पत्तनम जो कि पुहार कावेरी नदी के तट पर स्थित था, और पांड्यों की राजधानी कोड़के जो कि दक्षिण भारत के पूरी तट पर स्थित बंदरगाह थे। ठीक है, तो हिस्ट्री का मैं डिस्क्रिप्शन आपको देती जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव था भंडी। कौन था? भंडी। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद भंडी जो कि हर्ष का प्रधान सचिव था नामक दूत ने हर्ष को सूचित किया कि उसकी बहन राजश्री आत्महत्या हेतु कन्नौज के कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को बचाया था, इसलिए भंडी का नाम जो है वो पूछा ज्यादा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए? तो भैया सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से लेकर 350 ईस्वी 350 ईस्वी तक शासन करता है महाराजा धीराज के नाम से। तो महाराजा धीराज इसकी उपाधि थी। ठीक है, महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है इसे, और इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, और इन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, इसने वैशाली को छोड़कर प्रयाग, साकेत और मगध राज्यों पे भी शासन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हम कर चुके हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। यहाँ पर नाम आ जाएगा चारों का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया है, अशोक ने भी किया है, रुद्रदामन ने भी किया है और स्कंदगुप्त ने भी किया है। तो रुद्रदामन का जो आपका गिरनार यानी कि जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का निर्माण जो है प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत यानी गुजरात के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई की सुविधा के लिए कराया था। और अशोक के समय पे तुषाशफ नामक यवन ने बांध का निर्माण कराया।
शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय टूटने पे राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में करवाया गया, और स्कंदगुप्त के समय झील का बांध टूटने पर सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित गिरनार नगर का नगरपति ने झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है, तो चारों के नाम आते हैं। नेक्स्ट है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी अशोक ने। अशोक के सिद्धपुर अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? सिद्धपुर। अशोक के सिद्धपुर अभिलेख में इसीला नामक नगर का वर्णन मिलता है, जबकि कल्हड़ की राजतरंगिरी में जानकारी प्राप्त होती है कि कश्मीर में श्रीनगर नामक राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या जो है वो आपकी कौशल की महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती को कुशवती, अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती। चलो आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला के यूनानी राजा के राजदूत हेलियोडोरस ने किस भगवान के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो वो भगवान थे आपके विष्णु। ठीक है, शुंग वंश का नवा शासक था, क्या नाम था उसका? भागभद्र। शुंग वंश का नवा शासक था भागभद्र। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष, कौन से वर्ष? 14वें वर्ष, तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोटर उसके विदिशा स्थित दरबार में आया और उसने भागवत यानी कि वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भगवान विष्णु की पूजा करी। और इससे स्पष्ट होता है कि इस काल में विदेशी भी भारतीय धर्म को ग्रहण कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा बोधित्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है? तो ये है आपका एलिफिस्टन। शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र था, सॉरी गलत बताया मैंने आपको, ये है हंटिंगटन। ठीक है, तो हंटिंगटन के अनुसार बहुधा बोधित्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबिंबन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां। यहाँ पे यक्षिणी या शासन देवता और तीर्थंकरों से संबद्धता दी गई है, तो चलो मिला लेते हैं। सिद्धायिका जो थे वो महावीर से संबंधित है, चक्रेश्वरी आदिनाथ से, अंबिका नेमिनाथ से और पद्मावती पाशनाथ से। ठीक है, चलो हो गया, मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है ना। इतिहास और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास एवं तीर्थंकरों के नाम जो है वो भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमेलित करना है अपने उपनिषद और प्रसिद्ध सूक्ति को। तो छंदोग्य उपनिषद की सूक्ति है तत्त्वम असि। ठीक है, वज्रायण उपनिषद की सूक्ति है अहम ब्रह्मास्मि। मांडुक उपनिषद की है अयम आत्मा ब्रह्मा और मुंडकोपनिषद की है सत्यमेव जयते। तो ये सब आपस में सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित देवताओं में से किस निम्नलिखित देवताओं में से किस देवता को अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती है? तो बलि की भेंट किसको नहीं दी जाती थी? रुद्र को नहीं दी जाती थी। ठीक है, पूषण के रथ को बकरे खींचते थे, साथ ही रुद्र नामक देवता को अन्य देवताओं की तरह बलि भेंट नहीं दी जाती थी। शूलगव यज्ञ का संबंध जो है वो रुद्र से है। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष को पीपल का वृक्ष माना गया था और ये एक पवित्र वृक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो श्रुति साहित्य कहा जाता है वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को संहिता यानी कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से और वैदिक श्रोत गान या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता था तथा इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता था। इन संहिताओं में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो श्रुति साहित्य किसे कहा जाता है? वेदों को। हड़प्पा सभ्यता के विकास में निम्नलिखित में से किस धातु का बड़े पैमाने पर योगदान था? तो सबसे बड़े पैमाने पर योगदान था तांबा धातु का।
तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, किंतु कांसे के औजार कम मिले हैं। अधिकतर औजार किसके मिले हैं? तांबे से मिले हैं। तांबे का बड़े पैमाने पर योगदान था। कांसे को भी तांबा और टिन मिला के बनाया जाता था। कांसा तांबा प्लस टिन से मिलकर के सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय पर हुआ है। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा का ज्ञान था और सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो यहाँ ये है आपका सोतका कोह। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांतों में से इस सभ्यता के पुरावशेष मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थित सुतकांगे डोर है, जो दाशक नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगे डोर से लगभग 130 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में शादीकौर नदी के तट पर स्थित सुतकोह पुरास्थल है और डावरकोट भी इसी क्षेत्र यानी कि बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो सबसे पहले तो मिलता है आपका धौलावीरा से और दूसरा मिलता है आपका मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें सड़क, मकान, जल प्रबंध, नाली, कुओं सबकी अच्छी यानी कि उत्तम व्यवस्था थी और यहाँ के लोग अपनी जल आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे। मोहनजोदड़ो से जो है वो बड़ी संख्या में कुएं और नालियों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी जानते थे और उन्होंने बांध बनाने और जलाशयों में पानी संग्रहित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राक हड़प्पा संस्कृति आपकी कुल्ली संस्कृति। मृच्छतल, चिंतामणि, गवी पुरातात्विक गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित एक उच्च पुरापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है और जहां से हड्डी और सींग से बने हुए औजार उच्च सर्वाधिक संख्या में मिले। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अन्य उच्च पुरापाषाणिक स्थलों में आपका रेनीगुंटा है, बेचमचैला है, बेमूला है, कर्नूल है। ठीक है, कर्नूल के बिलासुर ग्राम गुफा से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुआ और कर्नूल गुफाओं से मानव अस्तित्व और अग्नि के चिन्ह आपको मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है? तो भाई पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुरापाषाण कालीन स्थल जो है वो समस्त भारत में नहीं। एक सेकंड, क्या पूछा है इसमें? अच्छा ये असत्य पूछा है। हाँ, तो यहाँ पर आपका मिले हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो समस्त भारत में मिले हैं, ये सत्य है। दूसरा है पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा गंगा और सिंधु के कछारों से नहीं मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, ये भी बात सही है। डिंडीवाना में सांधी तालाब में पूर्व पुरापाषाण कालीन से उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले, तो ये भी सही है। बी वाला आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो भाई शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी आपकी 1674 में। कहाँ पे? रायगढ़ में। रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। नेक्स्ट है अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था राजा बीरबल को। बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान करी। बीरबल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगर बात करें बीरबल की, तो बीरबल की मृत्यु होती है 1586 में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में स्थित स्वात और बाजार क्षेत्रों में पश्तून यूसुफजाइयों के खिलाफ अभियान में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल ये पहचानने में विफल रहे कि बौद्धिक संस्कृति के साथ गंभीर जुड़ाव के लिए भाषाई अज्ञानता एक बाधा थी। कौन सी? संस्कृत। तो मुगल ये पहचानने में विफल रहे कि संस्कृत बौद्धिक संस्कृति के साथ गंभीर जुड़ाव के लिए भाषाई अज्ञानता एक बाधा थी। मुगल शासकों ने मुख्यतः फारसी भाषा को बढ़ावा दिया। अरबी भी एक भाषा के रूप में चलती रही। हालांकि संस्कृत एक भाषा के रूप में इस काल में विद्यमान थी, फिर भी इसे राज्य की संरक्षण न मिलने के कारण भाषाई जुड़ाव दोनों वर्गों में नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक महजर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? तो ये कहता है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याज़मी उलेमा का सदस्य ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने बताया कि अकबर के महजरनामा पर उलेमाओं से बलपूर्वक हस्ताक्षर करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? तो राजा मानसिंह ने रोहतास का किला को नहीं बनाया। गोविंद देव मंदिर वृंदावन राजा मानसिंह ने बनवाया है। जगत शिरोमणि मंदिर जो आमेर में है वो भी राजा मानसिंह ने बनवाया, और जल महल जो नरनौल में है वो भी राजा मानसिंह ने बनवाया है। तो रोहतास के किले का निर्माण जो है वो किसने कराया है? ये कराया था शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनवाया, और हैबत खान और ख्वास खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पद्धति के द्वारा राज्य और किसान के बीच अनाज के रूप में बंटवारा किया जाता था? तो ये किया जाता था रास बटाई के रूप में। मुगल काल के बटाई प्रणाली में राजस्व निर्धारण 3 तरह से होता था। कैसे? खेत बटाई के रूप में, ठीक, रास बटाई के रूप में और लाग बटाई के रूप में। अब बात करते हैं कि खेत बटाई से क्या होता था। तो खेत बटाई में क्या होता था? खड़ी फसल में ही खेतों को बांट लिया जाता था। ठीक, खेत बटाई में खड़ी फसल में ही खेतों को बांट लिया जाता था। रास बटाई में क्या होता था? रास बटाई प्रणाली में किसान जो हैं वो नगद या अनाज के रूप में कर देते थे। तो यहाँ पे देखो यही बात हुई है, किसान के बीच अनाज के रूप में बंटवारा रास बटाई के रूप में किया जाता था। और लाग बटाई में क्या होता था? लाग बटाई में होता था कि फसल काटने के बाद उसे अनाज से अलग किए बिना ही गट्ठर बांध के बांट लिया जाता था। अब बात करते हैं कि जब्ती प्रणाली क्या थी। तो जब्ती प्रणाली जो थी वो कुल भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में इसमें दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किसे खाने शमन के पद पर नियुक्त किया गया था? तो खाने शमन के पद पर नियुक्त किया गया था आसफ खां को। नूरजहां मिर्जा गियास बेग की दूसरी पुत्री थी और गियास बेग को अकबर ने काबुल का दीवान बनाया था। शासक बनने के बाद जहांगीर ने इसे एतमादुद दौला की उपाधि दी और उसके पुत्र आसफ खां को पहला खाने शमन नियुक्त किया था और बाद में वकील पद से नवाजा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो डच फैक्ट्री का प्रमुख उस समय था फ्रांसिस्को पेलशर्ट। जहांगीर ने जहांगीर के शासनकाल में ये क्या हो गया? आसफ खां। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो ये था आपका फ्रांसिस्को पेलशर्ट। जहांगीर ने क्या किया? 1613 में सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। जहांगीर के समय पे आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलशर्ट था और इसी ने नील उत्पादन का विस्तृत वर्णन किया। जहांगीर अपनी राजधानी आगरा बनाई थी, लेकिन शाहजहां के द्वारा राजधानी क्या करी गई? आगरा से दिल्ली बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये किसका कथन है? तो ये कथन है भैया लेनपूल का। स्टेनली लेनपूल ने ये बात बोली थी हुमायूं के लिए। ठीक है, फरिश्ता हुमायूं के बारे में लिखता है कि हुमायूं ज्योतिष और गणित में अद्वितीय था और कविता बड़ी सुंदर करता था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। तो जहरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ था। नहीं भाई, काबुल में नहीं हुआ था, इसका जन्म हुआ था फरगना में। ठीक है, बाबर ने 11 वर्ष की अल्प आयु में फरगना का राज्यभार ग्रहण कर लिया। ये बात बिल्कुल सही है। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और तीनों बार उसके हाथ से निकल गया, ये भी बात ठीक है। और बाबर ने उज्बेकों से तुलगुमा का प्रयोग सीखा था, ये भी सही है। तो चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल नाम से जाना जाता है और मुगल शब्द जो है वो लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म है वो जो 14 फरवरी 1483 को हुआ था, लेकिन काबुल में नहीं हुआ था, ये हुआ था फरगना में। तो ये वाला आपका गलत है।
ठीक। बाबर जो है वो 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है और 3 बार समरकंद जीतता है और तीनों बार उसके हाथ से निकल जाता है। और उसने उज़्बेकों से तुलगमा का प्रयोग किया था, सीखा था, जिसकी जो नीति उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में अप्लाई करी थी, तभी वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज़ियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फुतुहाते फिरोजशाही नहीं लिखी है। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़े फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी और हसरतनामा। तो ज़ियाउद्दीन जो बर्नी है उनका जन्म होता है कब? 1285 में सैयद परिवार में, जो आधुनिक बुलंदशहर बरन के नाम से जाना जाता है। और वो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन सलाहकार थे और 14वीं शताब्दी के इतिहास लेखक थे। इसने तारीख़े फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, हसरतनामा पुस्तक लिखी है। फतवाए जहांदारी में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख भी किया गया है। तारीख़े फिरोजशाही नामक ग्रंथ जो है वो ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज आफिक ने लिखा है। और फुतुहाते फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने करी है। ठीक है, तो फुतुहाते फिरोजशाही किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य मार्ग था? तो अलाई दरवाज़ा जो मुख्य मार्ग था वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये एक मुख्य मार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में टीन लेपन किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो टीन लेपन आरंभ की गई थी तुर्कों के द्वारा। भारत में टीन लेपन की तकनीकी जो है वो तुर्कों के द्वारा शुरू की गई। जो भारतीय धातु विज्ञान में तुर्कों की एक खोज तांबे के बर्तन पे क्या था? कलई चढ़ाना था। तांबे के बर्तन पे कलई चढ़ाना। नेक्स्ट, इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से किस एक के द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा की जो नियुक्ति है वो की गई थी बलबन के द्वारा। भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। और ये इक्ता पद्धति गौरी साम्राज्य से प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपनाई गई थी। इक्ता के अधिकारी क्या कहलाते थे? इक्तादार। इक्ता के अधिकारी कहलाते थे इक्तादार। इन्हें मुक्ता और वली भी कहा जाता था। इक्तादार को हम अगर मुक्ता आएगा तो मुक्ता भी टिक कर सकते हैं और वली आएगा तो वली में भी टिक कर सकते हैं। ठीक, तो इक्तादार जो थे वो मुक्ता और वली भी कहलाते थे और ये संबंधित क्षेत्र में भू राजस्व का संग्रह करते थे और उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। आगे चलकर क्या हुआ? बलबन ने इक्ताशाही नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कर दिया? ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इक्तादारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति किसने करी? बलबन ने करी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो आमीर हाजिब के पद पर रजिया ने इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को नियुक्त किया था। तो रजिया ने अपने शासनकाल के दौरान आमीर हाजिब के पद पर इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की नियुक्त किया था और आमीर आखूर के पद पर जलालुद्दीन याकूब को। तो याकूब को किसमें किया था? क्या नाम था? आमीर आखूर। आमीर आखूर, आमीर आखूर था जलालुद्दीन याकूब और आमीर हाजिब था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संन्यास नहीं लिया था? तो संन्यास वल्लभाचार्य और नानक ने नहीं लिया था। वल्लभाचार्य जो है वो मूलतः आंध्र प्रदेश जो कि वर्तमान तेलंगाना है वहाँ के ब्राह्मण थे और इनका जन्म हुआ था 1469 यानी 1479 में वाराणसी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे और कबीर और नानक की तरह ये भी विवाह को आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक नहीं समझते थे। वल्लभाचार्य और नानक ने संन्यास नहीं लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शिया संप्रदाय नहीं है? तो ये आपका खारिजी। खारिजी जो है वो शिया संप्रदाय नहीं है। शिया का प्रमुख संप्रदाय इस्माइली, जैदी, इथना अशारी है। शिया संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा को नहीं बल्कि इमाम को मानते हैं। इनका मानना है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगंबर बनाकर भेजा था उसी तरह उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था। तो कृष्णदेव राय ने संरक्षण किसको दिया था? वल्लभाचार्य को। कृष्णदेव राय के समय पे वल्लभाचार्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना कर रहे थे यानी स्थापना की थी और ये शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे।
विजयनगर सम्राट ने वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था और उन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से विभूषित भी किया था। कृष्णदेव राय ने स्वयं तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बवंती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। अमुक्त माल्यद पुस्तक नागरिक और सैनिक प्रशासन के साथ ही राजनीतिक विचारों और विषयों से संबंधित भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा कब तक बहमनी राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो है वो आपकी 1425 तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो अहमद शाह प्रथम 1422 से 1436 तक शासन करता है और इसने अपनी राजधानी 1425 में गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी, जिसे मुहम्मदाबाद नाम दिया गया था। महमूद गवाह बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में प्रधानमंत्री था और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान किया गया था। महमूद गवाह साहित्यिक और सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न था एवं वो कला का महान संरक्षक था और उसने राजधानी बीदर से एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये हुए थे 1221 में। मंगोलों का जो सर्वप्रथम आक्रमण होता है वो इल्तुतमिश के समय पर होता है। किसके समय पर? इल्तुतमिश के समय पर। ठीक है, कब? 1221 में, जब तेमुचिन अर्थात चंगेज खां ख्वारिज्म के अंतिम शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ सिंधु तक पहुंच गया था। अर्थात मंगोल पहली बार सिंधु नदी के किनारे उत्तर पश्चिम सीमा में संगठित हुए। जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार इल्तुतमिश ने नवोदित तुर्की साम्राज्य को मंगोल विध्वंस से बचा लिया और चंगेज खां या खान ने एक दूत इल्तुतमिश के दरबार में भी भेजा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो सल्तनत काल का पहला राजवंश था आपका मामलूक राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश आता है जो कि 1206 से 1290 तक रहता है, उसे ही मामलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक, जो कि सबसे लंबी अवधि तक शासन करता है तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से 1526 तक। तो इन्होंने शासकों ने शासन किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है, जो इसे अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। जैसे कि कुछ कहते हैं कि दास वंश है यानी कि गुलाम वंश, कुछ उसको मामलूक वंश कहते हैं, कुछ इल्बरी वंश कहते हैं और कुछ प्रारंभिक तुर्क कहते हैं। तो आरंभ में इसे गुलाम वंश या दास वंश नाम दिया गया क्योंकि इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था और इस वंश में 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन दास थे और सत्ता ग्रहण करने से पूर्व ये दासता से मुक्त कर दिए गए थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश या मामलूक राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश के दौरान महमूद ने खैबर के कुछ किलों पर कस्ब पर कब्जा कर लिया था। तो ये किया था पहले आक्रमण के दौरान। तो अपने पहले आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी के खैबर के कुछ किलों और कस्बों पे कब्जा कर लिया। महमूद ने भारत पे कुल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ यानी कि सोमेश्वर मंदिर पर 1025 ईस्वी में था और उस समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? तो उन्होंने अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया, सरकारी प्रशासन को पंगु बनाना और मृत्यु का संकट होने पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाए रखने का आदेश दिया था। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि अपने आप को सम्राट के रूप में, ब्रिटिश सम्राट की प्रजा के रूप में देखो। नेक्स्ट है, लाहौर प्रस्ताव जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1940 में। तो मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका लाहौर में। कैसे लिखा मैंने, गंदा सा तो पेन काम नहीं कर रहा ना। तो ये हुआ था आपका लाहौर में। ठीक है, ये लिखा है लाहौर में, जिसे लाहौर प्रस्ताव यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट 1919 में शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, असमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में भारत में खिलाफत समिति का गठन किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को किसके प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। तो ये था तुर्की। क्या था? तुर्की। तो मार्च 1919 में बम्बई शहर में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक, इस समिति का उद्देश्य था इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा करना। इस समिति के प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जो अली बंधु के रूप में जाने जाते थे। मोहम्मद अली, शौकत अली, हसन मोहानी, आज़ाद, अजमल खान ने खिलाफत कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का तुर्की के प्रति अपने रवैये को बदलने के लिए मजबूर हो जाएं। नवंबर 1919 में दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में भाग लेने वाले गांधी जी एकमात्र हिंदू नेता थे। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये कराची अधिवेशन में दिया था 1943 में। तो मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पास कर बांटो और छोड़ो का नारा दिया और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एम ए जिन्ना के नेतृत्व में सीधी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है आपका सैंडर्स का मारा जाना। तो सैंडर्स हत्याकांड आपका कब हुआ था? 1928 में हुआ है। ठीक है, भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ट्रेड डिस्प्यूटल बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में क्या किया गया था? बम फेंका गया था। ठीक, तो ये दोनों घटनाएं हुई। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अंग्रेजों से घिर जाते हैं और स्वयं को गोली मार लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, सुखदेव जी को और राजगुरु को। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कालन डेट फिक्स होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस पूर्व संगठनों का सूची और नेताओं से मिलान करना है। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन के कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। मद्रास महाजन सभा के कौन है? एफ वीर राघवाचारी हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हैं दादा भाई नेरोजी और पूना सार्वजनिक सभा के हैं कांगे जस्टिस रानाडे, यानी कि MG रानाडे। आगे बढ़ते हैं। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल लतीफ़। कौन जाने जाते हैं? अब्दुल लतीफ़। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक अब्दुल लतीफ़ था। ठीक है, 1863 में इन्होंने मॉडर्न लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर करी है? तो ये करी है इन्होंने कलकत्ता में। ठीक, ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था और इसी के साथ सर अमीर अली के द्वारा 1878 में नेशनल मॉडर्न एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई और इन संगठनों का उद्देश्य मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूकता और ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति जागृत करना था। ठीक है, अब हम सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। तो लाला हरदयाल की क्या है भैया? गदर पार्टी है। लाला हरदयाल ने गदर की स्थापना करी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बंगाली है। विपिन चंद्र पाल का वंदे मातरम है और श्याम जी कृष्ण वर्मा का है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो सब मिले हुए हैं आपस में। नेक्स्ट है 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? तो विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था DK कर्वे ने। तो DK कर्वे ने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना करी और उसके बाद DK कर्वे ने 1906 में, कब? 1906 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। साथ ही DK कर्वे और रमाबाई ने विधवा शिक्षा का समर्थन किया था और सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो हैं वो सर RG भंडारकर बनाए गए थे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर समाज सुधारक भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित
निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मेरठ में विद्रोह होता है। ये है, देखो सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे कांड होता है। इसका विद्रोह कब होता है? 29 मार्च 1857 का। फिर उसके बाद मेरठ में जो विद्रोह होता है वो 10 मई को होता है 1857 में। फिर उसके बाद बहादुर शाह के द्वारा विद्रोह को नाम मात्र के नेतृत्व का आश्वासन दिया जाता है 11 मई 1857 को। फिर उसके बाद मैनपुरी एटा में सैनिकों का विद्रोह होता है 23 मई 1857 को। फिर उसके बाद लखनऊ में विद्रोह होता है 30 मई 1857 को, ठीक है। फिर उसके बाद में कानपुर में विद्रोह होता है 4-5 जून को 1857 को। उसके बाद झांसी में विद्रोह होता है 4 जून को और 4 जून झांसी में विद्रोह होता है 4 जून 1857 को। फिर उसके बाद झांसी के झौकन बाग हत्याकांड होता है 8 जून 1857 को। फिर इलाहाबाद में विद्रोह होता है 27 जून 1857 को। फिर झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है 18 जून 1858 को। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को डैश में प्राप्त समर्थन के बावजूद अंतिम विनाश का सामना करना पड़ा था। तो ये करना पड़ा था अवध को, ठीक है। 1857 के विद्रोह को अवध में प्राप्त समर्थन के बावजूद अंतिम विनाश का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो ये नहीं थे बृजकिशोर। फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मालवीय जी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था और इंद्र नारायण द्विवेदी मालवीय जी के अनुयायी थे। बृजकिशोर चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे और बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल सिंह ने उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह वो जगह है जहां पूर्वी भारत में सन्यासियों के एक समूह ने 1770 एडी के अकाल और कठोर आर्थिक व्यवस्था के कारण अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास डैश सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो ये था आपका आनंद मठ, ठीक है। तो 1770 के विनाशकारी अकाल के पश्चात भी अंग्रेजों के द्वारा बंगाल और बिहार में कठोर आर्थिक नीतियां जारी रही, ठीक है। और उनके विरोध में सन्यासियों ने 1763 से 1800 के मध्य में विद्रोह कर दिया और बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह शुरू हो गया था। इन विद्रोह में सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह द्विज नारायण और केना सरकार के नेतृत्व में हुआ और ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे परंतु उसका जो फैलाव था वो स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रेलवे और टेलीग्राफ भारत के लिए कम लाभकारी थे और वे दूसरे की पत्नी को सजाने के समान थे? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1885 में सहचर नामक समाचार पत्र में अपने एक अंक में लिखा था उन्होंने कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है, जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि रेल व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग उद्योग की अग्रदूत यानी कि अग्रधावक बन जाएगी। बाल गंगाधर तिलक ने रेलवे और टेलीग्राफ के विकास को भारत के लिए कम लाभकारी बताया और इसके संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया था कि ठीक उसी प्रकार है जैसे दूसरे की पत्नी को सजाने के समान है। 1860 के बाद ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन यानी कि शिपिंग में पूंजी निवेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार और उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी? तो भैया कम्युनिटी प्रथा जो थी वो बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। तो कम्युनिटी और प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी और सूरत में इसे दुबला हाली कहा जाता था। इसमें कृषिदासों बंधुआ मजदूर के द्वारा खेती कराई जाती थी और कमियां लोग अपने मालिक के बंधुआ नौकर थे। वे ऋण न चुकाने के कारण या ऋण के मूल में जो सूद आता था उसके बदले में वे अपने मालिक के नौकर बनकर रह जाते थे और उन्हें भृत्योचित कार्य करना पड़ते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की आर्थिकता कैसी थी? तो स्वनिर्भर थी। तो अंग्रेजों के आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था स्वनिर्भर थी, किंतु आरंभिक
आरंभिक ग्रामीण कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश कालीन वाणिज्यवादी नीति ने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की ओर क्या हो गई, अग्रसर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो 1833 के अधिनियम में मैकाले और जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कानून को संचित और संहिताबद्ध करने और सुधारने के उद्देश्य से एक विधिक आयोग की नियुक्ति की गई। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की। स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1819 में अफगानों से कश्मीर को किसने जीता था? तो 1819 में अफगानों से कश्मीर को जीतने वाले थे रणजीत सिंह। तो 1819 में रणजीत सिंह ने अफगानों को पराजित करके कश्मीर राज्य का विस्तार किया और इसी प्रकार 1831 में क्या हो गया, बालाकोट का युद्ध हो गया। सिख राणा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली के बीच में ये लड़ा गया था और इस युद्ध में सैयद अहमद लड़ते हुए मारे गए। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विक्टर जाकमा, जो कि जैक्वेमांट कहलाते हैं, ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, बोनापार्ट से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भैया यहाँ पे सही सुमेलित आपका नहीं है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि आपकी 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। कब हुई थी? 17 दिसंबर 1803 को। ब्लैक होल आपका 20 जून 1756 को होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? तो ये हो गया था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग्स से क्या की, बनारस की संधि करी और बनारस पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार किया और अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया। 26 जनवरी 1775 को शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि उसके लाल कुंवर लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम से सिक्के जारी किए गए? उसके लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम से सिक्के जारी किए गए। तो ये है हादी कमवार खान। हादी कमवार खान ने कहा कि उसके यानी कि लाल कुंवर के लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम से सिक्के जारी किए गए थे। लाल कुंवर, जिसे समसामयिक इतिहासकारों ने नाचने वाली कहा है, बहुत पहले से जहादर शाह की कृपा पात्र थी। जहादर शाह के गद्दी पर बैठने के बाद वो रानी बन गई और लाल कुंवर के रानी होने के साथ साथ उसके निकट संबंधियों को उच्च पद मिलना स्वाभाविक था। उसके 3 भाइयों को 7 और 5,000 की मनसब और बड़ी जागीरें प्रदान की गई। अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहादर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी है? तो ये है आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो 20 मार्च 1602 में डच संयुक्त कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया का प्रादुर्भाव हुआ, जो कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक ढंग से सूचीबद्ध कंपनी थी और इसके देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था। ठीक है, और अब हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब हम खंड पहुंच गए हैं। कौन सा खंड है? खंड हम पहुंच गए अर्थशास्त्र में। तो भैया जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो अब मैदान में आ जाओ। तो इकोनॉमिक्स का अब हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, सम्मति अथवा सामान्य वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें सत्य हैं? प्रतीकों का प्रयोग समान अर्थों में किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब ये जिसका होगा वो अपना देख लो। नेक्स्ट है, वो अधिकतम अवधि क्या है जब सरकार न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन कर सकती है? तो ये है आपका 5 वर्ष। ठीक है,
नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है वो सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आवासीय गुणवत्ता के साथ 38 सूचकों में गरीबी का मापन करता है। तो ये है आपका MPI यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक वैश्विक भुखमरी सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? तो ये आपका शामिल नहीं किया जाता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है? तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करती है कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी आय डैश के बराबर है? तो निजी आय आपकी व्यक्तिगत आय प्लस कॉर्पोरेट कर प्लस प्रतिधारित आय के बराबर है। नेक्स्ट है, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ये होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि। ठीक है, किस में? गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि 2 क्वेश्चन हम कर पाएँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या वितरण को किसी दिए गए देश में डैश के प्रकार के द्वारा निवासियों की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया क्षेत्रों के रूप में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या वितरण को किसी दिए गए देश में क्षेत्रों के प्रकार के द्वारा निवासियों की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, लाइबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? तो ये मानते हैं आय मंदक कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्पादकता हासिल करने के लिए एरो का लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किस अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करता है अभ्यास, आत्म निपुणता और लघु नवाचारों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया है। तो ये किया गया है सैमुलेशन के द्वारा। ये धारणा की आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ट्रिकल डाउन प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया है उपक्रम के स्वामित्व को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका IMF और IBRD को। ठीक है, नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन पर अवमूल्य के प्रभाव को अक्सर इसमें वर्णित किया जाता है। तो इसको वर्णित किया जाता है जे वक्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये किया है गुस्ताव कैसल ने। रिकॉर्डों के अनुसार 2 देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत अंतर आवश्यक है? तो ये है तुलनात्मक लागत अंतर। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सिफारिश की थी? तो ये की थी बीमा क्षेत्र से संबंधित। केन्सियन अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी, तो ये होगी ब्याज दर के द्वारा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में मेन्यू लागत का संबंध है आपका कीमत सूची में परिवर्तन करने की लागत। हाउ टू पे फॉर दी वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके JM कीन्स। सार्वजनिक ऋण के भार की परिभाषा कुल ऋण के कुल राष्ट्रीय आय से अनुपात के रूप में किसने की है? तो ये की है ED डोमर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीर की तुलना में गरीब पर अधिक बोझ डालता है? तो ये डालता है आपका प्रतिगामी कर। बजट 2023-24 के अनुसार 23-24 के भारत सरकार के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? GDP का 5.9%। क्राउडिंग आउट प्रभाव को परिभाषित किया जा सकता है। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव को परिभाषित किया जाता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी के रूप में। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचनों को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन ज्यादा प्रभावशाली है? उपरोक्त सभी को एक साथ लागू करना, यानी कि मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष नियंत्रण। नेक्स्ट है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल में एलम वक्र की ढलान बाएं से दाएं डैश होती है, तो ये होती है ऊपर की ओर। नेक्स्ट है, कीन्स के अनुसार निवेश मांग निम्नलिखित में से किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपकी ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत क्षमता पर। नेक्स्ट है, कीन्स के अनुसार समग्र मांग फलन डैश पर निर्भर करता है, तो ये करता है उपभोग फलन और निवेश फलन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था RF काहन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मार्क्स ने। जोखिम वहन करने का लाभ सिद्धांत किस अर्थशास्त्री का है? तो ये है हॉले का। लगान एक विभेदात्मक आधिक्य है, ये धारणा किसकी है? तो ये है आपकी रिकॉर्डो की। एकाधिकारी की बात करें तो एकाधिकारी आपकी अपनी बिक्री और उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है और अपनी बिक्री और उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसमें बाजार का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो इसमें बाजार का अल्पाधिकार रूप देखा जाता है। एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त होती है आपकी मांग बराबर पूर्ति। फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक क्या है? तो ये है आपका औसत लागत और कीमत दोनों। निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा और अपूर्ण बाजार होता है? प्रतिस्पर्धा। किसी वस्तु की पूर्ति एक फर्म के द्वारा निर्धारित होती है सीमांत लागत वक्र के द्वारा। अल्पकाल के दौरान सीमांत लागत औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होगी जब औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम होगी। ठीक है। उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः, क्या संबंध है? अल्पकाल और दीर्घकाल से। उत्पादन निःशेष प्रमेय आधारित है, तो ये है आपका स्थिर पैमाने के प्रतिफल नियम पर। पैमाने की अमितव्यताएं संबंधित है उपरोक्त सभी पे। ठीक है। वास्तविक आंतरिक अमितव्यताएं, आर्थिक आंतरिक अमितव्यताएं और आर्थिक बाह्य अमितव्यताएं में। रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त द्वैत प्रमेय का विकास किसने किया था? तो ये किया था वॉन न्यूमैन ने। एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के संतुलन को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? संविदा वक्र। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोत्तर होता है क्योंकि उस वस्तु का जिसका परिमाण उपभोक्ता के पास से बढ़ रहा है महत्व क्रमशः घटता जाता है। नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर है आपका गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है। ठीक है। और ये वाला रॉन्ग है, तो इसको पढ़ते ही नहीं हम, आगे बढ़ते। उपभोक्ता संतुलन कब होता है? तो उपभोक्ता संतुलन आपका इसमें होता है MUX/MUY बराबर PX/PY पे। नेक्स्ट, एक उपभोक्ता जो मावा खरीदना चाहता है वो निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है प्रौद्योगिकी पर, प्रौद्योगिकी को छोड़कर। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती है बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है। मूल्य परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक उपभोक्ता का कुल मूल्य प्रभावित नहीं होता है यदि मूल्य मांग की लोच को पूर्ण में लोचदार करे। पूरक वस्तुएं हेतु आड़ी मांग की लोच होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य वृद्धि हेतु समतुल्य प्रसरण को इस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है: भुगतान करने के प्रति तत्परता, अन्य बातें समान रहे, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं मांग में विस्तार। विंकुचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं करते, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, उपयुक्त सभी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? तो मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल होता है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिक मांग का कारण नहीं है? तो कौन अधिक मांग का कारण नहीं है? आयात मांग में वृद्धि। ठीक है। जब कुल मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप कुल आपूर्ति से कम होती तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यून मांग। नेक्स्ट है नीचे आरेख में बाजार का संतुलन दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है आपका एल वॉलरस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित है। किस देश की आर्थिक संरचना में किसका समर्थन करने वाली आर्थिक विशेषताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है? तो ये होती है नवाचार की। पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं जितनी कार की कमी है। ये कथन किसका है? ये है महात्मा गांधी का। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, भिन्न भिन्न विचारधाराओं की सबसे प्राचीन से शुरू होते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम में लगाइए। तो ये है व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए ACBED, यानी कि पहले आ जाएगा प्रकृतिवादी, फिर आएगी क्लासिकी अर्थशास्त्र, फिर आएगी कीन्सियन अर्थशास्त्र, फिर आएगी आपकी मुद्रावादी विरोधी क्रांति और फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी नव कीन्सियन अर्थशास्त्र। ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं सिविक्स वाले पोर्शन में, तो हम खंड 4 पे आ गए, सेक्शन नंबर 4। तो जिसका नागरिक शास्त्र है भैया मैदान पे आ जाओ। चलो शुरू करते हैं पॉलिटी वाला अपना पोर्शन। तो हमने 3 पोर्शन इसमें कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम करेंगे पोर्शन नंबर सिविक्स का। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कवर, और अब होगा सिविक्स का। तो सिविक्स में पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।
पहला क्वेश्चन है, छोटा करेंगे इसको, ठीक। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो अभी हमने लगाया था पहला क्वेश्चन, यही वाला, ये तो लगा ही चुके हैं हम, अशोक मेहता समिति वाला, ये इसको लगा चुके हैं, ठीक है ना, आंसर हो तो मैंने बता ही दिया था। चलो, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के आधार पे, ठीक है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 317 की। अनुच्छेद 317 के खंड 1 और खंड 3 में, ठीक है, किसमें किसमें, खंड 1 और खंड आपका 3 में उपबंधित नीति के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की गई जांच के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तारकुंडे समिति 1975 के सुझाव पे भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष करने का सुझाव दिया गया और 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था कब, 1989 में, ठीक है, इसके द्वारा मूर्त रूप दिया गया और इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। केंद्र और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो जो बनाना है वो मैं बताती चलूंगी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1922 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपका 14। 1952 में हुए पहले आम लोकसभा चुनावों में 14 राष्ट्रीय दल और 39 अन्य दलों ने भाग लिया था। 2019 में, 2019 की बात नहीं करते, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है, तो ये है आपका जातिवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद डैश के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है 164A अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार 164A के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों का सही रूप है अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल है। मैं बताती हूँ थोड़ा सा, देखो, अनुच्छेद थोड़ा सा छोटा करो, अनुच्छेद 153 में है आपके राज्यों के राज्यपाल, ठीक। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल के द्वारा शपथ, ठीक है। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल के द्वारा विशेष भाषण। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद अगर हम 200 की बात करें तो राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करने का अधिकार है। तो इतने विधेयक जो है वो राज्यपाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को कि किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनः विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भैया पुनः विचार की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 137 में दी गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के अधीन करते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 109। कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता हो, केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो। संविधान में अनुच्छेद 110
संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है और उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 105 में क्या है। ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कि 105 में क्या है। तो भैया 105 में संसद के दोनों सदनों की तथा अनेक सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 212 कहता है कि न्यायालय के द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसकी सलाह के अनुसार ही काम करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारण या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार काम करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनिवार्य किया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार का अनुरोध करने पर अधिकार दिया गया है, ठीक। अब बात करते हैं वित्तीय आपात की। तो वित्तीय आपात आपका 360 में है, जो कि भारत में कभी नहीं लगाया गया और वित्तीय आपात के दौरान न्यायाधीशों के सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और 1 वर्ष की अवधि के लिए ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो सिर्फ आपका 1 साल के लिए ये शामिल किए जाते हैं। ये समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है और इस समिति में अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में अस्तित्व में आई थी और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है, लेकिन कौन होता है अध्यक्ष, विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो ये करता है आपका अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित करे कि राष्ट्रीय हित में संसद के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण किया जाए, तब संसद राज्य सूची के विषय पर भारत के किसी भाग या संपूर्ण देश के लिए विधि बना सकती है। प्रारंभ में ये 1 वर्ष हेतु लागू होती थी, बाद में इसे 1 वर्ष के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। विधि समाप्ति के 6 माह बाद तक ये प्रभावी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। तो ये हो गया है आपका लोकहितवाद के कारण। तो लोकहितवाद के कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच में अंतर समाप्त हो गया। लोकहितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित बंधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। तो ये देती है धारा 38। धारा 38 जो है राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है, जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लिखित है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, बताओ जल्दी से। ये है समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, किसमें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 में
मूल अधिकारों का वर्णन है, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीति लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है और संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हैं, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति, जैसे परिषद और कंपनियां हो। ऐसे मौलिक अधिकार जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है वो है आपका विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 22। ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। बलात्, श्रम और अवैध मानव व्यापार के लिए विरुद्ध प्रतिबंध, अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंधन, अनुच्छेद 24। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अनुच्छेद 27। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। ठीक है, बता दिए मैंने सारे। चलो, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है और कोई भी सरकारी या निजी संस्था, संगठन, समुदाय या व्यक्ति किसी को इन मानदंडों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो प्राप्त किया गया है सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। ठीक, तो मौलिक भारतीय संविधान में वर्णित जो मूल कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें संविधान में स्थान किया गया। किसकी सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह मेहता समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया और इस समिति में 8 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 8 जोड़े गए थे और अभी हैं कितने? 11 हैं। ठीक है, तो 8 जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों को भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। पहली बार में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि आपका शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कहना है? तो ये कहना है जेनिंग्स का। ठीक, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाओ भाई। तो नवी अनुसूची में आपका पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था नवी अनुसूची के अंतर्गत। 10वीं अनुसूची में आपका 10वां संवैधानिक संशोधन हुआ है। 11वीं अनुसूची आपकी जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची आपके 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो नवीं अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार इस चार्टर के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो ये साधारण बहुमत के साथ। ठीक है, तो भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में साधारण बहुमत की जरूरत होती है। संविधान में अनुच्छेद अगर हम 3 की बात करें तो संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे, विचारक और सूची अवधारणा को। ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी की जो है वो अपोहन सिद्धांत है, यानी कि आपका ड्रेन थ्योरी। महात्मा गांधी का है आपका न्यासिता का सिद्धांत, यानी कि ट्रस्टीशिप का। रविन्द्रनाथ टैगोर का है आपका अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय के समर्थक थे ये। और जयप्रकाश नारायण जो है वो संपूर्ण क्रांति के समर्थक है। ठीक है, चलो
अब यहाँ भी मैं सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। तो महात्मा गांधी का है हिंद स्वराज, बी राम अम्बेडकर का है एनिल्सन ऑफ कास्ट, एस गोवलकर का है बंच ऑफ थॉट्स और वी सावरकर का है हिंदुत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत में मुसलमानों के लिए राज्य की मांग करी, जिसे उन्होंने पाकिस्तान कहा। ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया गया। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर कांग्रेस विभाजन करती है तो ये मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। नेक्स्ट है एम के गांधी को सत्याग्रह यानी कि सत्याग्रह शब्द का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मंगललाल गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किए जाने के खिलाफ 1906 में, कब? 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। जबकि भारत में पहला सत्याग्रह नील की खेती वाले चंपारण जिले में हुआ था, कब? 1917 में। महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द का सुझाव गुजराती कवि और लेखक मंगललाल गांधी के द्वारा दिया गया था। सत्य और अहिंसा गांधी जी के सत्याग्रह के मुख्य स्तंभ है और गांधी जी ने पीड़ा सहने की असीमित क्षमता को सत्याग्रह के लिए हथियार माना। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों पर ले आएंगे। नेक्स्ट है मनु के शार्दुल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये आपके व्यवहार शामिल है, शांति, संशय और विग्रह शामिल है। तो मनु के अनुसार विजिगीषु राजा को चाहिए कि वो शत्रु राजाओं से अलग अलग या मिलकर साम दाम दंड भेद आदि उपायों से पुरुषार्थ और नीति से उन सबको अपने वश में करे। इस संबंध में राजा के द्वारा संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी, भाव और संशय इन लक्षणों वाली शार्दुल नीति के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए और शांति का भाव शांति या समझौता होता है। ठीक। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के स्वामी का अर्थ है राजा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मंडलयोनी अधिकरण में कौटिल्य राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित है। ये तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट से जुड़े हैं जैसे ये एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हो, इसलिए इन्हें राज्य के अंग कहा गया। ये इस प्रकार है: स्वामी राजा राज्य के सिर के तुल्य, अमात्य मंत्री, पार्षद, अन्य अधिकारी आंखें, सुहृद मित्र यानी कि कान, कोश राजकोष यानी कि मुख, दंड मस्तिष्क, दुर्ग जो है किलेबंद, नगर यानी कि बाहें, पुर या जनपद राज्य क्षेत्र यानी कि जंगाएं होती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण दिए हुए हैं। ठीक है, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण है। प्रथम 5 अधिकरणों में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया। 6 से 13 अधिकरणों में राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है और शेष 2 अधिकरण में अन्य विषयों पर चर्चा की गई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 10वें अध्याय में युद्ध नीति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? तो ये थे आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो ये कहा है आपका CL वेपर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये कहा है हीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंथम के द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सूकर दर्शन। क्या कहा जाता है? सूकर दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है, तो ये है जैव व्यक्तिवाद। ठीक है, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन है? जॉन लॉक। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाशविक और अल्पायु था, ये किसने कहा है? हॉब्स ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता या करती है? तो ये करते हैं भैया थॉमस हॉब्स। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित पुस्तकों की प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, द जर्मन ऑडियोलॉजी 1845 में आपकी प्रकाशित हुई थी, तो पहले आएगी ये 1845। प्रकाशित कब हुई है? 1932 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 और द क्रिटिक ऑफ ग्रोथा प्रोग्राम 1891। ठीक है, आगे बढ़ो। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है प्लेटो को।
निम्नांकित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है? तो ये कहा है रूसो ने। नेक्स्ट, प्रजातंत्र जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? तो ये दिया गया था गेट्सबर्ग में। कहाँ दिया गया था? गेट्सबर्ग में। नेक्स्ट, मॉडर्न डेमोक्रेसी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लॉर्ड जेम्स ब्राइस, यानी कि जेम्स ब्राइस है। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। ये किसने कहा? तो ये कहा है C.M. जोड ने। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। विकासवादी समाजवाद है बर्नस्टीन। वैज्ञानिक समाजवाद है कार्ल मार्क्स। काल्पनिक समाजवाद है सेंट साइमन। अराजकतावाद है क्रोपोटकिन। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? फांसीवाद का जन्म हुआ है इटली में। मार्क्सवादी का अंतिम उद्देश्य है, तो मार्क्सवादी का अंतिम उद्देश्य है, अब यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है भाई, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने किसी एक किस नहीं, गलत हो गया क्या? एक सेकेंड, ये 43 का आंसर आपका डी था। हाँ सही है। चलो, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है आपका स्टॉलिन ने। नेक्स्ट है, राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं की आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी ये धारणा परिपुष्टि करती है किसकी? व्यक्तिवाद की। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो ये विचार है कहाँ गया? बारकर का। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? ग्रीन का। ठीक है। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? जनतंत्र की सरकार में। समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? R.H. टॉनी ने लिखी है। निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को पूरक माना जाता है? मैकाइवर ने। मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लिया गया है? फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र में। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? जॉन ऑस्टिन को। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? हॉब्स। कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? प्रभुसत्ता। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? ऑस्टिन। किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है? टी हॉब्स। निम्न व्यक्तित्वों में से कौन सा व्यक्तित्व राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो ये करता है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना करी है? सन हेनरी मेन ने। किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया? तो ये किया है लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? तो सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है इसमें से आपका दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। नगर राज्य का संबंध माना जाता है, तो नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। यह है, तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है मतलब? तो ये है आपका लैटिन शब्द सिविक और सिविटाज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने 1960 और 1970 के दशकों के मध्य विभिन्न देशों में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया और इस संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका थाईलैंड ला पोलाम्बारा। ठीक है।
तो ये आपका सुमेलित नहीं है। घाना डेविड एप्टर सुमेलित है, ईरान लियोनार्ड बिंडा सुमेलित है, नाइजीरिया कोलमैन सुमेलित है। और इसी के साथ ही आपका ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट हो जाता है फिनिश। काफ़ी लंबा आपका क्लास हो गया है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो भैया जिसका जो सब्जेक्ट हो 2x स्पीड पे चला लीजिएगा और अपने अपने सब्जेक्ट पे पहुंच के देख लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री में समय लिया है, स्टार्टिंग में थोड़ा ज्योग्राफी में भी लिया था, फिर बाद में वो कराने लगी। और इसको पॉलिटी में मैंने जल्दी करा, जो मुझे लगा था। खाली हिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा पढ़ा है, क्योंकि उसमें जो पीछे की चीज़ें हैं ना वो समझनी ज़रूरी होती हैं। बाकी इसमें इतना वो नहीं था, तो थोड़ा सा पॉलिटी में भी डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने ज्योग्राफी में दिया है। बाकी जल्दी जल्दी हो गया हमारा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, बहुत खींचने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी टाइम तो हो गया है। तो जिसके जो सब्जेक्ट हो वो उस हिसाब से अपना स्पीड बढ़ा के देख सकता है। और अगर चारों सब्जेक्ट देखने हैं तो आप चारों देख सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास आपको सही लग रही है या नहीं। अगर स्पीड और चाहते हो तो मैं और स्पीड कर दूँगी। अगर आप चाहते हो मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन ना कराऊँ तो मैं वो भी नहीं कराऊँगी, तो मैं सीधे सीधे आंसर कराती चली जाऊँगी आपको। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से ही क्लास चाहिए, डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए या सिर्फ खाली ऑप्शन आंसर बस मिलते जाए आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। 10 प्रैक्टिस सेट हैं तो बस 10 दिन लगेंगे, समय दीजिए, हो जाएगा फटाफट से। तो कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट ये। और क्या ही कहूँ मैं, नया साल है तो आज नए साल में पहले दिन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया है। तो भैया जिसके लिए पढ़ाई है उसके लिए न्यू ईयर मनाना कुछ नहीं। हमारा न्यू ईयर तो तभी मनेगा जब हमारा सिलेक्शन होगा। तो भैया न्यू ईयर मत मनाइए और जो है पढ़ाई करिए। और न्यू ईयर तो बहुत सारे मनेंगे और अच्छे मनेंगे अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो क्यों ना पढ़ाई कर लेते। तो आज पहले दिन मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, ये पहला। कल हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट आएगा, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे लिए करिएगा, ठीक है। और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर ये क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।